अस्सलामुअलैकुम, क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस ट्रांसमिशन में कोई ना कोई अहम मौजू होता है और आज का जो मौजू है वो है मियाँ बीवी के हुकूक। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, एक बुक लिख चुके हैं सीरतुन नबी पर और तकरीबन हर टॉपिक उन्होंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। मैं बात कर रही हूँ राय मंजूर नासिर साहब की। लेकिन मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं? दोनों में से किसी एक पर जिम्मेदारी लागू ज़्यादा होती है या दोनों पर बराबर जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के हुकूक अदा करने के लिए? और फिर अगर एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी आप गुजारते हैं, एक अच्छी फैमिली तश्कील दे लेते हैं, तो मुआशरे पर उसका क्या असर पड़ता है? और अनफॉर्चुनेटली जो हम आजकल मुआशरे में देखते हैं कि डिवोर्स की जो एवरेज है, यानी तलाक की जो शरह है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। घर टूटना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, फैमिली कोर्ट्स में लोगों का जाना, ये रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ता जा रहा है? इसकी क्या वजह है? हमारा मज़हब इस पर क्या कहता है? इन तमाम तर बातों का अहाता करेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन का बाकायदा जो आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक से, और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कारी सैयद मुज़म्मिल गिलानी हमारे साथ हैं कि वो कलाम पाक से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह जी, सुभानअल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीके से तिलावत की आपने। और जनाब अब बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और गुलहाए अक़ीदत आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने के लिए हमारे साथ जो नात ख़ान मौजूद हैं, उनका नाम है कारी मोहम्मद आमिर शकील। तो मैं आमिर शकील साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो नात का आगाज़ करें।
ख्वाब में रोज़ाए सरकार नजर आया है। ख्वाब में रोज़ाए सरकार नजर आया है। ख्वाब में सरकार नजर आया है। मेरे घर आज मेरा चांद उतर आया है। मेरे घर आज मेरा चांद उतर आया है। नात लिखता हूँ तो दिल नूर से भर जाता है। नात लिखता हूँ तो दिल नूर से भर जाता है। यूं मेरे काम बहुत मेरा हुनर आया है। यूं मेरे काम बहुत मेरा हुनर आया है। मेरी आँखों को मदीने से मिली है तासीर। मेरी आँखों को मदीने से मिली है तासीर। मेरी फरियाद में तैबा से असर आता है। मेरी फरियाद में तैबा से असर आया है। नजर आता था परेशान फसुर्दा मज़हर। नजर आता था परेशान फसुर्दा मज़हर। रंग चेहरे का मदीने में निखर आया है।
उतर आया है, ख्वाब में रोज़ाए सरकार नजर आया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बल्कि बहुत ही खूबसूरत आपने अदायगी की और कलाम भी बहुत खूबसूरत था। तो जनाब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज एक और अहम जगह पर आपको लेकर जाएंगे। वहाँ पर बहुत से मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्यामे रमज़ान में हमारा आपका साथ जारी है। तो जनाब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी एक अहम जगह की। तो वो अहम जगह है सुंदस फाउंडेशन, जिसका आगाज़ हुआ है 1998 में और गुजरांवाला की एक मुक़य्यर शख्सियत ने इसका आगाज़ किया था, क्योंकि उनकी बेटी का थैलेसीमिया का इलाज होना था। तो तब से बुनियाद पड़ी सुंदस फाउंडेशन की। ये एक मुकम्मल तौर पर रफ़ाही NGO है, जहाँ पर बच्चों की सेहत और ज़िंदगी, यानी जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो बच्चे हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है। और ये तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम तर ज़िम्मेदारी चैरिटी के थ्रू वहाँ पर की जाती है। और इस वक्त जो सुंदस फाउंडेशन है, इसकी ब्रांचेस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट और मीरपुर में थैलेसीमिया के जो बच्चे पेशेंट्स हैं और इसके साथ साथ हेमोफीलिया के, उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अदा की जा रही है। इस वक्त पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर अली चौधरी सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। उनके साथ वहाँ पर जो बच्चे जिनका इलाज हो रहा है वो मौजूद हैं। तो अली, इन बच्चों से आज हमारी मुलाकात करवाइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज भी जो है वो बच्चे बड़ी तादाद में जो है वो अपना खून बदलवाने के लिए, खून जो है वो अपना लगवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उनका इलाज जो है वो यहाँ पे जारी है। इससे पहले कि मैं आपको बच्चों की तरफ लेके बढ़ूँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान से। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक है, तो कैसे चल रहे हैं आपके मामला इलाज मुआवजे का बच्चों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान में हमारे पास, क्योंकि बच्चे ओवरऑल सुंदस फाउंडेशन में 7000 के करीब रजिस्टर्ड हैं, जिनमें थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है और खून के दीगर अमराज है। ये तमाम बच्चे दूसरों के खून के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक हो या कोई भी दिन हो, इन बच्चों को खून लगाए बगैर इनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो होता यह है कि खून हम लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बैंक्स, मार्केट से इकट्ठा करके लेकर आते हैं और रमज़ानुल मुबारक की वजह से खून के एहतियात में ख़तरख़्वाह कमी वाक़या हो जाती है। तो उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इन बच्चों के लिए और मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर मैं आपको खूबसूरत बच्चों से मिलवाऊं जो कि अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे है, तो सबसे पहले ये एक नन्ही पड़ी मेरे साथ मौजूद है, जिसको इस वक्त यहाँ पे जो है वो ब्लड लगा हुआ है, अपना इलाज करवा रही है। बेटा, कैसी हो आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ब्लड चेंज करवाने आज आप यहाँ पे आई हो? जी। बेटा, कितने दिनों बाद आप यहाँ पे आती हो अपना ब्लड चेंज करवाने? 15 दिन बाद। 15 दिनों बाद। तो मेरा बेटा, रोज़ा रखने का भी दिल करता होगा, क्योंकि आप ब्लड लगवा रही हो लेकिन रोज़ा नहीं रखते। जब आप इंशाल्लाह ताला जब आप ठीक हो जाओगी, उसके बाद फिर आप रमज़ान में भी रोज़े भी रखोगे, उसके बाद बच्चों के साथ भी खेलोगी, क्या कहोगी आप? मैं इंशाल्लाह रोज़े रखूँगी जब ठीक होंगी। तो बस यही ख्वाहिश है। वो क्या कहोगी उन लोगों को कि जो खून के एहतियात देते हैं, उनके बारे में क्या पैगाम दोगी? आपके लोगों को खून देना चाहिए ताकि आप जैसे बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं वो अपना खून लगवा सकें। जी, उनका बड़ा शुक्रिया, वो हमें खून देते हैं, तो इस वजह से मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी। उन्हीं की वजह से हम जिंदा रहते हैं। बेशक बेशक। मेरे साथ नाज़रीन यहाँ पे एक बच्चा भी मौजूद है। अगर मैं आपको उनसे मिलवाऊँ को, ये भी अपना जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पे है। बेटा, आप मुझे बताइएगा कैसे चल रहे हैं आपके मामला? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान है और हम थैलेसेमिक पेशेंट्स को जो है वो ब्लड लगता है। हमारी ज़िंदगी बेसिकली ब्लड के ऊपर है। तो मेरा बेसिकली उन सब लोगों को मैसेज है कि ब्लड देने से कभी कुछ नहीं होता और रमज़ान जैसे महीने में इन थैलेसेमिक पेशेंट्स कहाँ जाएँ, हीमोफिलिक पेशेंट्स कहाँ जाएँ? अगर इनको खून नहीं मिलेगा, ना ही तो इनकी ईद अच्छी गुजरेगी, ना ही तो इनकी ज़िंदगी। अमूमन जो है आजकल जो रमज़ान है, लोग अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट है थैलेसेमिक्स, वो अपने ब्लड के बंदोबस्त में लगे हुए हैं कि उन्हें ब्लड मिल जाए ताकि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए। जी, मेरे साथ यहाँ पे एक और भी छोटा सा बच्चा मौजूद है जिसको यहाँ पे जो है ब्लड लगा है। बेटा, दिल करता है आपका भी अपने साथ बच्चों के साथ खेलने का, उनके साथ इंजॉय करने का? जी। कितना दिल करता है और इंजॉय करते हो बच्चों के साथ? खेलते हो अभी भी आप? जी। कौन कौन सी गेम खेलती है? कौन कौन सी गेम खेलना पसंद है आपको? सारी। ज़्यादा क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो आप? जी।
जी, ये यहाँ पे कोई एक नहीं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मेडिकली जो है इन बच्चों को इश्यूज़ हैं, थैलेसीमिया के ब्लड जो है वो इनको लगवाना पड़ता है, उम्र के हिसाब से जो है वो इनको यहाँ पे ब्लड लगवाना पड़ता है कि 7 दिन बाद भी कुछ बच्चे हैं जिनको ब्लड यहाँ पे लगवाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो कुछ अफराद को जो है वो 10 दिन बाद भी जो है वो ब्लड यहाँ पे लगवाना पड़ता है। डोनेशन की जो है वो बात की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमारी मुलाकात करवाई सुंदस फाउंडेशन में मौजूद उन बच्चों से जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और बहुत शुक्रिया सुंदस फाउंडेशन कि आप इन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इलाज का आपने मौका दिया, इन्हें आपने सहूलियात फराहम की। तो बढ़ते हैं अपने आज के अहम मौजू की जानिब जो है मियाँ बीवी के हुकूक। तो राय साहब, मियाँ बीवी के हुकूक, अब आजकल जिस तरह के मामला चल रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली एक तो वो फेमिनिज़म का बड़ा मसला जो आ गया है। अगर लोगों ने कुरान पाक पढ़ा होता कभी तो उन्हें पता होता कि फेमिनिज़म को हमने जन्म नहीं दिया या फेमिनिज़म कोई आज का नया टॉपिक नहीं है। अल्लाह ने तो बहुत पहले औरतों को बहुत से हुकूक दे दिए थे और ये गलती ख़वातीन की भी है कि उन्हें अपने हुकूक का खुद से पता ही नहीं। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जिन्हें फेमिनिज़म का नाम दे दिया गया और फिर अजीब अजीब चीज़ें माशरे में देखने वाली लगी। जो मियाँ बीवी के हुकूक हैं, इसमें अल्लाह की तरफ से इस्लाम ने हमें क्या कुछ बताया है, इस बारे में ज़रा इस पर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। देखें, इस्लाम में जो पहला यूनिट है ना जिससे आगे सारी बनती है, बुनियाद बनती है पूरी दुनिया की, वो है फैमिली, ख़ानदान। और ख़ानदान को दोनों मियाँ और बीवी मिल के बनाते हैं। ये दो मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है, उससे आगे बच्चे पैदा होते हैं, रिश्ते जन्म लेते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो यही मियाँ बीवी पेरेंट्स का दर्जा इनका आ जाता है, फिर आगे इनके बहन भाई और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो ख़ानदान है ना, और पाकिस्तान में अभी इवन आज भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे काफ़ी सारी ख़राबियाँ हैं लेकिन खूबियाँ भी हैं मुआशरे में। अच्छा, ये जो फैमिली यूनिट हमारा आज तक इंटैक्ट है और अपनी जगह पे खड़ा है, और यूरोप का ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, वो इसलिए है कि ना करते भी मुआशरे में हमारे में काफ़ी सारी इस्लामी बातें हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये जो जोड़ी बनाई है मियाँ और बीवी की, अच्छा, इनके दरमियान बुनियादी तौर पे ये है कि प्यार और खलूस का रिश्ता है, बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना एक दूसरे पे जान छिड़कने वाला काम जी। वो फरमाया गया कि मतलब बीवी आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है और बीवी के लिए मियाँ उसका सबसे बेहतरीन दोस्त है। अच्छा, इससे जब भी आप डेविएट करेंगे, हटेंगे इस रास्ते से, उसमें खराबी पैदा हो जाएगी। एक पार्टी हटे या दूसरी पार्टी हटे। देखिए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जी। अच्छा, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लड़की की ज़बरदस्ती आप शादी नहीं कर सकते, इवन वालिद साहब भी नहीं कर सकते। वो ठीक है कि वालिद को एक इज्जत दी गई कि अभी आप वली का दर्जा दिया गया, लेकिन उसका फाइनल अगर बात आती है सही तो वो लड़की की आएगी। लड़के के भी आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, लड़की लड़का आपस में भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप कोई भी सोशल एक मुआहदा करते हैं। ये निकाह नामा क्या होता है, शर्तें लिखी जाती है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाब व कबूल। आपने मुझे एक ऑफर की कि ये पेन मैं आपको 10 रुपए में बेचना चाहती हूँ, मैंने कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये निकाह है। वो अगली कार्रवाई तो सारी मौलवी बनाते हैं ना, 6 कलमे सुनते हैं, और 6 कलमों की स्टोरी भी आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अल्लाह ताला ने ये सबसे प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता, आप देखिए ना, मेरी सबसे करीबी मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ था, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद जब आप बड़े हो जाते हो तो आप माँ से के साथ वो फ्रैंकनेस नहीं रख सकते जो मतलब बालिग हो जाते हैं। तो सबसे देखे ना, कोई भी आपको बड़ी से बड़ी तकलीफ़ है, परेशानी है, बीमारी है, किसी भी हद तक, तो मियाँ और बीवी एक दूसरे के वो साथ अल्लाह ताला ने वो हलाल कर दे एक दूसरे के लिए। तो ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और आपने हक महर की बात की और निकाह नामे की बात की। अभी तक हमारी लड़कियाँ इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होंगी जो निकाहनामे को पूरा पढ़ती हों या उन्हें पढ़ने दिया जाता हो। और उसमें जो एक ऑप्शन है हक महर के हवाले से या तलाक के हवाले से कि अगर आप नहीं आपकी बन पा रही तो यू कैन गो फॉर डिवोर्स, यू कैन टेक दिस स्टेप फर्स्ट। लेकिन देखा ये गया है कि हक महर माफ़ कर दिया जाए या दबाव डाला जाता है कि माफ़ कर दो। वो लड़की के पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, खुला की जानिब ना जाया जाए, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कभी ऐसा वक्त आए। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी ने बड़ी रकम लिख दी है हक महर की तो बेशक जैसे भी हालात हों, लेकिन शौहर उसको तलाक नहीं देगा कि भाई ये जाके खुला ले ताकि हक महर मुझे ना पे करना पड़े। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, मामला हमेशा दोनों तरफ से ही खराब होता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं अर्ज करता हूँ, हक महर जो है ना, बुनियादी तौर पर ही उस लड़की की इस्लाम ने इज्जत, जैसे आप गिफ्ट देते हैं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन तो आगे है, प्रोटेक्शन तो है नॉन नफका, वो मर्द बाउंड है प्रोटेक्शन देने का, रिहाइश भी देगा, उसको नॉन नफका भी देगा और अपनी हैसियत के मुताबिक देगा।
ये एक गिफ्ट है और उस इज्जत के लिए दिया गया, अल्लाह ने हलाल कर दी ना आपके लिए, तो आप उसे जैसे गिफ्ट देते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये हम सारा काम गैर इस्लामी करते हैं शादी के मौके पे, अल्लाह माफ़ी, जो गाने बजाने से लेकर आजकल तो वो इंडिया के और सराफ और नमूदो नुमाइश और हर बुरा काम। लेकिन जब बारी आएगी ना हक महर की, तो हम कहेंगे इस्लामी शरई। अच्छा देखिए, शरई में एक है महर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो बनता है 131 तोले चांदी, और आज का रेट लगाएं तो वो बनता है 3,43,000 रुपए, मोटा मोटा 3.5 लाख। और जो 32 रुपए हक महर लिखवा दिया जाता है वो क्या चीज है? वो असल में देखें 31 ग्राम है ना कम से कम जो। अच्छा, इस्लाम ने तो नहीं कहा, लेकिन फुकाहा ने फिर आगे वो कुछ चीजें इकट्ठी करके उससे कहा कि मिनिमम कोई हम एक रख लेते हैं, और वो मिनिमम रखा गया 31 ग्राम चांदी। किस जमाने में 32 रुपए था, तो आज का रेट उसका लगाया तो 7,000 रुपए बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया कि फिर महर फातिमा पे आए, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो इतना हम करते हैं, तो फिर महर तो उन जितना रखें, कम से कम तो रखें। पूरी जिंदगी उनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली अपनी शादी हुई हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो उसमें 2 रिवायत हैं। एक ये है कि आप सल्लम ने 20 ऊँट दिए हक महर में। अच्छा, 20 ऊँट अगर आप लगाते हैं ना, तो वैसे तो सऊदीया में बड़े बड़े करोड़ों को ऊँट है, लेकिन एवरेज आप लगाते हैं ना बिल्कुल आम, तो 5 लाख का एक ऊँट आता है। इसका मतलब है कि वो हक महर बनता है 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए आजकल के पाकिस्तानी। अच्छा, एक दूसरी रिवायत यह है कि 500 तलाई का मतलब सोने के गोल्ड के दिरहम। अच्छा, वो रकम भी इससे कुछ 2-3 गुना ज्यादा बन जाती है। तो हक महर में ये है कि आपको उस लड़की का स्टेटस देख के, अपना स्टेटस देख के उसके मुताबिक, मतलब मैंने कहा यहाँ पे वो 32 रुपए या 7,000 वाली बात नहीं है, मतलब ये जरूरी है कि हक महर आप उस स्टैंडर्ड पे लेके आए। अच्छा, बाकी जो माफ़ कराने वाले, भाई माफ़ तो वो कराने जिसको कोई इमरजेंसी हो गई। अब पता ना, एक मुअज्जल होता है और एक गैर मुअज्जल होता है, जो आपने बाद में देना होता है। अच्छा, वो अल्लाह ना करे कोई बहुत इमरजेंसी हो गई, आपका बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया, बंदा बीमार हो गया, तो बीवी ने माफ़ कर दिया। ये जो हम करते हैं ना तमाशा, ये बिल्कुल गैर शरई है। अच्छा, बिल्कुल गैर शरई है। देखिए ना, पहले से तय कर लें जी कि इतना हम कर लेंगे और बाद में आप मुझे माफ कर देंगे, तो इस्लाम में ऐसा नहीं है, उसको चेंज कर दें किसी भी शक्ल में। अच्छा, ये नान नफ़क़ा की आपने बात की कि जो नान नफ़क़ा शौहर के ज़िम्मे होता है, तो इसके बारे में क्या अल्लाह की तरफ से जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं? शौहर की आमदन या मियाँ बीवी मिलकर अर्न करें और अपना घर चलाएं, जैसे आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है या ज़रूरियात हैं लोगों की, तो देखा जाता है कि वाइफ भी जो है वो वर्किंग वुमेन होती है, तो क्या वो दोनों मिलके चला रहे हुए होते हैं? बीवी पे भी उतना ही लागू है या सिर्फ शौहर नहीं नान नफ़क़ा पे करना होता है? नहीं, नान नफ़क़े की टोटल जिम्मेदारी जो है ना वो शौहर साहब पे है। अच्छा। शौहर ने अपना भी करना है, बेगम साहब का भी करना है, बच्चों का भी करना है। सही। अच्छा, अगर बीवी कमाती है या बीवी की कोई प्रॉपर्टी है, उससे इनकम आती है, रेंटल इनकम है, कोई भी है, खामिन पूछ नहीं सकता। अगर बीवी कर दे तो उसकी ये बहुत मेहरबानी वाली बात है, ठीक है। अदरवाइज खामिन पे टोटल 100% जिम्मेदारी जो मईशत की है, खर्चे की है, वो खामिद के ऊपर है। और खामिद के ऊपर भी उसकी, मैंने कहा, हैसियत के मुताबिक। अब देखें ना, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि बाहर पार्टीज करेंगे, खा पी के आएंगे दोस्तों के साथ और घर में बिल्कुल दाल साग पे आ जाएंगे, तो ये गुनाह है। इस्लाम में ये आता है कि सबसे बेहतरीन सदका जो है वो अपनी फैमिली के पैसे खर्च करने। इस्लाम की आप खूबसूरती देखें ना, जो काम आपने अदरवाइज करना है, आप इस्लाम आपको नेकी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखें ना, अगर कोई बीवी किसी की हो और बच्चे हो, तो क्या वो उसको भूखा मार देगा? तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये भी मैं आपका सदके में लिख लूंगा। ठीक है। अच्छा, आप उनसे अच्छी तरह बात करेंगे, ये भी सदके में। बीवी का कहा गया, बीवी को कुछ उस पर हकूक लग। अच्छा, हमारे बेचारे लोगों को हकूक फ़राज़ कहते हैं जी मेरा भी हक बनता है कि मैं आपकी खिदमत करूँ, उसको पता नहीं कि ये फ़र्ज़ है। देखिए, एक का जो राइट है, हक है, वो दूसरे का फ़र्ज़ है ना। मर्द का फ़र्ज़ है कि बीवी की हिफाजत करे, बीवी को अच्छी रिहाइश दे, अच्छा कपड़ा दे, अच्छा नान नफ़क़ा, सारी चीज़ें उसमें आ गई। अच्छा, उसकी इज्जत करे। देखो ना, इवन लोगों के सामने अगर आपने कोई बात समझानी भी है, तो आप डांट टपट ये जो है ना लोगों के सामने मर्दानगी दिखाने का, ये बिल्कुल नहीं है। और मारने का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। वो एक सूरत है कुरान पाक में, वो जब आप देखते हैं कि डाइवोर्स से पहले, और वो भी एक खास सिचुएशन है, और उसमें भी मारने का एक तरीका है, यानी इस तरह नहीं, ये जिस तरह हमारे तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि बीवी अगर सरकशी पर उतर आए, सरकशी पे उतर है, ना कि बड़ी बुराई से रोकने के लिए चलें इनके। अदरवाइज बिल्कुल प्यार मोहब्बत का। हजूर अकरम सल्लम देखे ना, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हजूर सल्लम ने एक दफ़ा रेस लगाई, दौड़ लगाई, आप जीत गए, ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जीत गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, कुछ अरसे के बाद दोबारा रेस लगाई और हजूर सल्लम जीत गए। अच्छा, हजूर अकरम सल्लम बीवियों के साथ मजाक करते थे। अच्छा, उनके काम देखे ना, काम में हाथ बटाना कैसे, हमारी तो मर्दानगी है ना कि बीवी से ऐसे मुंह वट के बात करनी है। खास तौर पे गांव में ये जो हमारा चौधरीज़म है ना, वो है ही इस तरह कि बीवी से ऐसे बुरे मुंह से बात करें और बाहर के लोगों से बड़े खुश अखलाकी से बात करें। अच्छा, जब आप हाथ देखें ना, आप किचन में काम करेंगे और आपके हस्बैंड आ जाते हैं,
तो अब कितनी ऐसे दोस्ती और फ्रैंकनेस और वो बनती है आपकी आपस में। हुजूर सल्लम काम कराते थे। अच्छा, अपनी बेगमात को हुजूर सल्लम ने, उनकी सुन्नत है कि बीवी का अपना वाला तोड़ के बीवी को, अच्छा कई दफ़ा आप यकीन कर लें मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया। जब मैंने किसी बात पे देखा ना कि मतलब बेगम को गुस्सा आया है तो मैंने ऐसे कोई चीज़ मुंह में डाल दी, मैंने कहा देखिए सुन्नत है, और बिलीव कर लें कि ऐसे एक सेकंड में माहौल ही बदल गया। हजूर पाक सल्लम ने जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्याले में से पानी पिया ना, जिस जगह से ऐसे उनके होंठ मार लगे उसी जगह से पिया। बिल्कुल। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत है। आखिरी देखे ना, विसाल से पहले हजूर अकरम सल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ही फरमाया कि मसवाक को ना अपने दांतों में क्रश करके मुझे दें। अच्छा, वो मसवाक, अच्छा हालांकि वो हाथ से भी हो सकता है, किसी और वजनी चीज से भी हो सकता है, तो मतलब ये भी एक तो इस्लाम में तो बहुत ही प्यार मोहब्बत का है। और खाना बना के लाती थी उनके हाथ से बर्तन ले लेते थे, पसीना खुश्क करते थे। ऐसा से देखा, क्योंकि वो था ना, मतलब जाहिर सी बात है बहुत बड़ी, मतलब ये 9 साल वाली तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन 18-19 साल भी लड़की होती है बच्ची, तो उनका ना कई दफा वो आटा गूंद के रखती थी तो बकरियां खा जाती थी। तो मतलब किसी और काम में गई पीछे, हुजूर सल्लम ने उसका हमेशा ना मतलब एक मजाक में टाल देना और इस तरह का। सही, बिल्कुल। तो जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बहुत अहम टॉपिक, और आजकल जो हमारे माशरे की सूरत हाल है उस लिहाज से तो इस बारे में जानना और बात करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले को जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, बात हो रही है मियाँ बीवी के हुकूक पर, बहुत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरत है इस पर बात करने की। आजकल जो हमारे माशरे में देखने में आ रहा है, राय साहब, इस्लाम ने शौहर के मुकाम पर बहुत ज़ोर दिया कि उसका बहुत मुकाम है, बड़ा रुतबा है फैमिली में, तो सारा जोर तो हमारे मर्दों का इस बात पे होता है कि बीवी अगर ऊंची आवाज़ में उनके आगे बोली है तो कहते हैं कि देखो तुम दोज़ख में जाओगी, मेरा तो भी रुतबा भी। तो फिर बीवी का रुतबा किस तरह से डिफाइन किया गया है, या उसके हुकूक हैं कि अगर आप हुकूक पूरे कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका तो मुकाम भी बहुत ऊंचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन गुजारिश इस तरह से है कि इस्लाम ने कानूनी हकूक दोनों के बराबर हैं। अच्छा, नेकी देखें ना, ऐसा कोई नहीं कहा गया कि मर्द नमाज पढ़ेगा तो उसको 100 नेकी मिलेगी तो औरत को 50 मिलेगी, है ना, ऐसा नहीं है। वो सब बराबरी है, जन्नत भी एक ही है जिसमें जाना है, बाकी मामलात। मर्द को कहा गया कवाम, कुरान में लफ्ज़ आता है कवाम। अच्छा। कवाम का मतलब हाकिम नहीं है। अच्छा। कवाम का मतलब है निगहबान। देखे ना, घर में एक बंदा तो चाहिए ना, बंदा देखे ना, बेल हो रात के 2 बजे तो कोई फैसला तो करना है ना, भाई जवान बेटी है वो जाएगी, बीवी जाएगी या बंदा जाएगा, तो ज़ाहिर एक मर्द है वो, उसी को बनती है बात, वो जाएगा। अच्छा, कोई डाकू भाईजान आ जाते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने हैं तो वही करे। तो कवाम तो अल्लाह ताला ने बना दिया कि मतलब एक उसको थोड़ा सा कह लें कि 1 स्टेप उसको कर दिया उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी। वो मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली क्या। कवाम बनना इतना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया, हुजूर पर सल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि बीवी का उसके खामिद पर क्या हक है। आपने फरमाया जो खुद खाए उसको भी खिलाए। सेम मतलब मैंने कहा ना, ये नहीं कि बाहर वो पार्टियां खाए, मुर्गे शुर्गे खा के और बीवी को दाल साग दे। जो खुद खाए उसको खिलाए, जो खुद पहने उसको भी पहनाए, उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारे, उसे बुरा भला ना कहे और ना उसे अपने घर से निकाले। अच्छा, फिर फरमाया, देखे ना, ये सूरत अल बकरा की आयत नंबर 187 बड़ी तवील आयत है, उसका किस्सा है कि मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया। लिबास ये है कि शादी होते हुए भी देखें ना, बाज़ औरतें अपने खामिद की या खामिद अपनी औरत की बुराई बाहर कर रहे होते हैं, तो लिबास तो पर्दा है, तो उनको चाहिए कि जो भी मामलात हैं आपस में रखें और मतलब एक दूसरे की इज्जत का एहतराम करें। औरत को ये कहा गया कि जब आपका खामिद नहीं है, आपने उसके माल की हिफाजत करनी है, उसकी इज्जत की हिफाजत करनी है, जैसे मैंने कहा कि वो उसकी गिफ्ट ना करे, और अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है। अच्छा, बाकी मैंने कहा ना कि इससे बड़ी क्या चीज़ है कि मैं हूँ मजदूर, मेरी बेगम के 2 टेक्सटाइल मिल्स हैं, लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, ये पैसे आप कमाएंगे, आप खुद भी करेंगे, जो मर्जी डबल शिफ्ट लगाएं, 16 घंटे काम करें। अच्छा। या तो ये हरकत ना करें शादी वाली। अगर कर ली है, कवाम साहब बनने का शौक है, तो फिर ये जिम्मेदारी सारी आप लेंगे। अब देखिए ना, मुझे पता है कि दूसरी पार्टी को मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो इस्लाम के आगे सरेंडर किया है ना। जो ऑर्डर है मैं मानने का पाबंद हूँ, अल्लाह ताला का जो ऑर्डर है। ऑर्डर ये है कि आप उससे नहीं ले सकते। अच्छा, अब अगर वो 10 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख जो भी करती हैं, मुझे पता है कि इसकी मेहरबानी है, उससे ये होता है कि दोनों घर ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो मर्द की कोई ऐसी उस तरह की नहीं है कि वो कोई जाबिर है, उस पे भी फ़र्ज़ है कि जो उस पे हकूक़ अदा किए गए हैं, फ़राइज़ हैं, वो अपने पूरे करे और बीवी अपने फ़राइज़ पूरे करे। अलग अलग दोनों। सही। अच्छा, अब ये जो दूसरी शादी का मामला है कि मर्दों को तो 4 शादियों की इजाज़त है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पर अल्हम्दुलिल्लाह तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो अल्लाह कहता है कि सबको बराबर रखें आप बीवियों को। तो क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली कितने लोगों ने बराबर रख लिया होगा, माली तौर पर,
जज्बाती तौर पर, फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, आपकी तो एक ही ज़ात है ना, कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कोई एक फर्द वाहिद और अपनी ज़ात को कितना तकसीम कर सकता है? ये जो आयत है ना जिसमें फरमाया गया कि तुम दो शादियां कर लो, 3 कर लो या 4 कर लो, उसके साथ ही अल्लाह ताला फरमाया इंसाफ करो, और अल्लाह ने आगे फरमा दिया कि तुम ये कर नहीं सकोगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें देखे ना, पहले तो ये है कि जिस बंदे ने भी 2 शादियां की हैं या 3 की हैं या 4 की हैं, अंग्रेज़ों से लेकर यहाँ तक जो भी बंदा है, अच्छा वो 3-4 साल बाद हाथ खड़े कर जाता है और सबको नसीहतें कर रहा होता है। आजकल तो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि भाई ये ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, अगर आपको इंतहाई मजबूरी है और आप चलें बुराई से बचने के लिए जो भी उसकी वजूहात हैं आप करना चाहते हैं, फिर ये आप पे फ़र्ज़ है। और एक हदीस में आता है कि अगर आपका झुकाव एक की तरफ होगा तो अगले जान जब आप उठेंगे, सूर फूंकी जाएगी, तो उसका एक धड़ जिसे कहते हैं ना मारा हुआ होगा, पोलियो ज़्यादा जैसे होता है, बिल्कुल इस तरह होगा कि उसका झुकाव एक तरफ था। तो फिर उस पर फ़र्ज़ है कि हर सूरत में वो बैलेंस की पूरी कोशिश करे। हाँ, देखिए ना, जो एक कल्बी मामलात हैं वो बंदे के दायरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बाकी खाना पीना, रहना, बैठना, उठना, टाइम जैसे आपने कहा, ये सब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब ख़वातीन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि बीवियों के जहाँ हकूक़ हैं तो उनके कुछ फ़राइज़ भी हैं, जैसे आपने कहा कि वो शौहर की इज़्ज़त का ख्याल करे, उसकी ग़ीबत ना करे। तंगी तुर्शी हर घर में कहीं ना कहीं होती, कहते हैं कि 2 बर्तन भी साथ में पड़े होंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ शोर होगा। तो फिर ख़वातीन के लिए, बीवी के लिए क्या अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं? अगर तंगदस्ती का कभी सामना करना पड़ जाता है, आपके हो सकता है ज़िंदगी के 10 साल बहुत अच्छे गुजरे हों, कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता, आपसे नाउज़ आ जाते हैं, बीवियों के लिए फिर क्या अहकामात है? देखिए ना, बीवी को ये कहा गया, मतलब समझाने के लिए कि अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो फरमाया कि हुक्म दिया जाता कि बीवी अपने खाविंद को सजदा करे। ठीक है, यानी ये इससे बड़ी क्या ताज़ीम हो सकती है कि वो करे। और मर्द को, जैसे मैंने कहा गया कि सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई, तो ये है अल्टीमेटली मैंने कहा कि इस्लाम ये चाहता है बुनियादी तौर पे कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है बहुत अच्छा रिश्ता डेवलप हो, क्योंकि उससे आगे नस्ल चलनी है। अच्छा, अब आपने कहा मुश्किल हालात आ गए, अगर 10 साल एक बंदे का आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रहा है, उसने हर तरह से आपका ख्याल रखा है, मतलब मईशत से लेकर आपके प्यार मोहब्बत तक उसने आपकी ज़रा चीज़ पे जान दी है, तो ये हो सकता है कि आप उसका साथ ना दें। ये नेचुरल है। देखिए ना, आप करेंगे वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो इस तरह करके जैसे भाजी होती है ना, आप थोड़ी ज्यादा बढ़ा के डालते हैं ना, 1000 रुपये डालेंगे शादी पे तो वो 1100 देते हैं, फिर आप 1200 देते हैं अगली शादी पे। ये रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसी है, दोनों तरफ से कहा गया कि ऐसे आप जुड़ते चले जाएं, और उससे फिर ये है कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। सही सही। और हस्बैंड वाइफ के मामले में, जैसे अब मैं फेमिनिज्म की भी मैंने शुरू में बात की, तो इस्लाम क्या कहता है कि मर्द और औरत का मकाम बराबर है या कि खातून एक स्टेप पीछे है? नहीं, वो तो मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ कि बिल्कुल बराबर है, कानूनी हकूक बराबर हैं। देखना जैसे विरासत क्या है। अच्छा, जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि जी हम आपको अपनी, हमें कुछ मामलात में फैसले लेने होते हैं जी मसलन, तो मर्द उस बात को नहीं मानेगा या ना माने, हेजिटेट करे, जैसा हमारा मुआशरा भी है कि भाई खातून कैसे फैसला कर सकती है, जैसे फिर मर्दों को ताने देते हैं तुम तो रनमुरी, तो तुम्हारे तो घर में तुम्हारी बीवी की चलती है, तो ये मामला क्या है? अच्छा, मैंने ये ना, ये जो किताब है हमारी ये सीरत वाली, इसमें मैंने ये बात लिखी है। देखिए, उसका तरीका है, एक बात करने का तरीका है। ठीक है। मसलन मेरे वालिद साहब को सारी जिंदगी ये रहा कि फैसले मैं करता हूँ। हाँ, हालांकि जब मैंने एनालिसिस किया तो सारे फैसले मेरी वालदा करती थी बैकएंड पे उनकी बैकएंड पे। अब देखिए ना, तरीकाकार क्या था कि पहली खवातीन का ये था कि जैसे मेरे वालिद साहब तशरीफ लाते थे, हम घर के कोई 15-20 लोग, नौकर नौकरानियां, हम खुद भाग रहे होते थे। देखे ना, कोई पानी ला रहा है, कोई दबा रहा है, कोई जूते उठा रहा है, कोई सॉक्स उठा रहा है, और ये किसी को बुरा नहीं लगता। आप किसी की भी केयर करें, उसको अच्छा लगेगा। अच्छा, अल्टीमेटली क्या है कि जब वो ठंडे माहौल में होंगे बिल्कुल, तो वालिदा साहब कहेंगे अच्छा एक बात थी, यानी कि एक तरीकाकार है, अगर आपको अपनी बात मनवाने का, तो इस्लाम ने भी एक तरीका बता दिया। मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। अब देखिए ना, हमारी सिचुएशन, अब जो पढ़ाई लिखाई नहीं हमें सिखाया तो है कुछ नहीं, सत्यानाश ही की है। वो ये है कि जैसे खाविंद बाहर से आता है, पहले बीवी बिजली का बिल सामने रखती है, उसकी रोटी खाते हुए सारे मसाइल वो डिस्कस करना चाहती है, वहां से लड़ाई पड़ जाती है। अगर वो सेंसिबली करे ना, तो ये बिल्कुल इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। जनाब, बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने तमाम तर सवालों का बहुत बैलेंस्ड वे में जवाब दिया, और अगर हम अपने ही इस्लाम के इन कवानीन को फॉलो करें तो बहुत ही एक अच्छी सोसाइटी सामने आ सकती है। एक छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना है जनाब, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक बहुत अहम शख्सियत भी मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाना है। इसके साथ साथ कुछ नन्हे दोस्त भी
आज हमारे स्टूडियोज़ में इनवाइटेड हैं, जिनकी रोज़ा कुशाई करवाई जाएगी। और रोज़ा कुशाई का जो इंतज़ाम है, जो सारा बंदोबस्त है, वो रोज़ कौन करता है? महविश सितारा करती हैं, जो कि सैब्रोसो, पेप्सी और कश्मीर बनास्पति के किचन में मौजूद हैं। तो आज महविश से मेन्यू पूछ लेते हैं कि क्या बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, यू लुकिंग वेरी कूल। थैंक यू। और क्या मेन्यू है जनाब आज? आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन कढ़ाई। वाओ। और उसके साथ साथ हम बनाएंगे सबरोसो के पराठे। ओके। और उसी के साथ जो स्वीट में है वो क्रीमी फ्रूट चाट है। और जो हमारा शेक है वो है चॉकलेट कुकी शेक, जो बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो आज के मेन्यू है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है। बच्चों के लिए भी आपने आज के मेन्यू में खास तौर से चीज़ें रखी हैं। तो बच्चे जनाब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी रोज़ा कुशाई कराई जाएगी। इनसे पूछूंगी मैं कि कैसा आपका रोज़ा चल रहा है और कितनवा रोज़ा है, रोज़े सारे हैं भी या नहीं है या कितने रखे हैं। तो बच्चों रोज़े रख रहे हो? जी। सबके पूरे रोज़े हैं? हमारे पूरे हैं और उसका थोड़ा है। अच्छा, उसको थोड़े रोज़े हैं। उसने चिड़ी रोज़े रखे थे। हाँ, बच्चों के तो चिड़िया रोज़े भी होते हैं। ठीक ठीक। और आपका, ये जो आपके साथ में? मैंने पूरे रोज़े रखे हैं। अच्छा, वाह, पूरे रोज़े हैं जनाब। एक छोटे बेबी को छोड़ के बाकी सबके पूरे रोज़े हैं। ज़बरदस्त। तो जनाब जो बहुत अहम मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका जो नेचर ऑफ जॉब है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव लाइफ्स। यानी कि एक अल्लाह भी फरमाता है कि आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आज इसी हवाले से, इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती है एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और जो खुशी की और हैरत की बात है वो ये है कि वो एक खातून भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मिसेस दीबा शहनाज अख्तर, एसपी हैं आप, रेस्क्यू हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान रेस्क्यू टीम से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम दीबा आपको, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं स्टेटस क्लियर करूँ, आई एम नॉट मिसेज, आई एम मिस दीबा। ओके, ऑलराइट, किसी ने मिसेज लिख दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात है कि रेस्क्यू के जो डेजिग्नेशंस है उसमें आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन एंड आल्सो लिएजन ऑफिसर हूँ पाकिस्तान रेस्क्यू टीम, जो यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड है। और थैंक यू वेरी मच पयाम रमज़ान में बुलाने का, और ख़ास तौर पर नन्हे नन्हे बच्चों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अवेयरनेस का सेशन करने का। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीबा, मुझे बताइएगा कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है आपकी, एंड बीइंग विमेन, हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं और हर शोबे में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में हमें काम करते हुए दिखाई देती है। लेकिन रेस्क्यू एक ऐसा काम है जो कि एक बहुत अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक शख्स फंसा हुआ है, आपको उसको वहाँ से निकालना है। वो खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का हादसा हो सकता है, कोई डूब रहा है, कहीं आग आतिशज़दगी का कोई वाक़या पेश आ गया, जैसे टर्की में स्पेशली हमने आपकी जो सर्विसेज देखी हैं। चलें वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। तो आपने एक कोलैप्स्ड बिल्डिंग में से, जहाँ पर मलबा है, वहाँ से एक खातून को रेस्क्यू किया और ये बहुत वाक़या मशहूर भी हुआ, BBC तक ने इसको रिपोर्ट किया और वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर मौजूद भी है। तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? आपको डर नहीं लगा कि ऑलरेडी एक बिल्डिंग गिर चुकी है, हमें कटर्स यूज़ करने पड़े हैं, या हमें इस रास्ता बनाने के लिए खातून तक पहुंचने के लिए खुदा ना खास्ता हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए? ये सारी चीज़ें ज़ाहिर ज़हन में आई होंगी। देखिए, रेस्क्यू जो काम कर रहा है ना, रेस्क्यू 1122, वैसे ये इमरजेंसी सर्विस है, लेकिन ना जो लोग इसे जानते हैं वो रेस्क्यू 1122 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1122 एक इमरजेंसी नंबर है जो कि हर आम और ख़ास बंदे को पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी 1122 पे डायल करना है। ये क्रेडिट गोज़ टू द इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी, जिन्होंने हमारी तरबियत की इस तरह से कि हम चाहे बिल्डिंग गिरी हुई हो, चाहे हाई राइज कोई बिल्डिंग हो, वहाँ से निकालना हो, पानी हो, सैलाब हो, तो हमारे रेस्क्यूअर्स आपको हर तरफ खिदमत करते हुए दिखाई देंगे। तुर्की का जो एक अनफॉर्चुनेट डिज़ास्टर था, उसमें सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने बरवक्त डिसीजन किया, और हमारे पास चूँकि ये एक्सपर्टीज़ थी इस बार कि हम जब 2005 का ज़लज़ला आया था, ये एक्सपर्टीज़ हमने बाहर से ली थी। वो ये थी कि हमारे पास ये जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, मलबे के अंदर सेंसर लगा के देखना है कि ज़िंदा लोग हैं कि नहीं, उनको निकालना कैसे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये 2005 में हमारी कैपेसिटी नहीं थी, जब हमारा पाकिस्तान में ज़लज़ला आया
आया था। उस वक्त ये हमने बोरो की थी बाहर के कंट्री से, लेकिन अब ये जो सर्विस बनी है जो 2004 में बनी और आज तकरीबन 19 साल के बाद ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील लेवल तक मौजूद है और 1 करोड़ 45 लाख लोगों को रेस्क्यू कर चुका है। इसकी जो टीम है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की, वह कौम मुत्तहिदा से जनूबी एशिया की पहली सर्टिफाइड टीम है जो सर्च एंड रेस्क्यू की है, जिसकी मैं भी मेंबर हूँ। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन इसमें मुझे भी मौका मिला अपनी टीम के साथ जाने का। जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ पे एक खातून 5 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप थी और जो एक ख़तरनाक ऑपरेशन इन अ सेंस ये था कि उसके जो दोनों टांगे थी वो बुरी तरह से ट्रैप थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा हमने मलबे से करवाया फ्री, लेकिन उसकी एक टांग को भी कई घंटों के बाद निकाल दिया। जो दूसरी टांग थी वो नहीं फ्री हो रही थी, यहाँ तक कि एम्पुटेशन करने का, कि इसकी टांग काट के इसको निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन हमने मैक्सिमम रिस्क लिया। और ये जो आपने फरमाया कि ऊपर मलबा गिरने का, ये अंदर जब कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर आप होते हैं और आप कटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने ये चीज़ें करना होती हैं, और वहाँ पे हमने मैक्सिमम रिस्क लिया था, क्योंकि अगर रिस्क ना लेते तो एम्पुटेशन करनी पड़ रही थी। और बिल्कुल ही सेफ जोन में जैसे बाकी टीमें कर रही थी। और पाकिस्तान टीम मशहूर भी इसलिए हुई थी तुर्की में कि मैक्सिमम रिस्क जहाँ पे कोई नहीं और जा रहा होता था, वो हमारी टीम के लोग जा रहे होते थे। सही। तो मेरा भी ये था कि मैंने 2005 का ज़लज़ला खुद देखा। मैंने अपने फैमिली के बहुत से लोगों को के बारे में उस वक्त जब काम करी थी तो वॉलंटरीली काम किया मैंने, तो वहाँ पे कई लोगों की डेथ्स हुई थी जो डायरेक्ट भी फैमिली में थे लोग। तो मैंने कहा अगर ये बंदी बच भी गई तो ये अगर मफलूज हो जाती है तो ये क्या याद रखेगी कि मुझे। तो एक जो फीलिंग अंदर थी वो ये थी, और दूसरा जो फीलिंग थी कि मैक्सिमम रिस्क लेके इसको मज़ीद खराश ना आए हमारे ऑपरेशन की वजह से। उसमें बहुत ही नैरो एरिया था और क्रॉल करके हम अंदर गए थे। और फिर जब कटर यूज़ करे थे तो हमें ये भी डाउट था कि हो सकता है कि नीचे कोई हॉलो एरिया हो और हम सारे के सारे ही नीचे जाएं। अच्छा, ये ऐसा भी खतरा वहाँ पे मौजूद था। लेकिन इन सब को करते हुए जो एंड ऑफ द स्टोरी ये था कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो खातून ना सिर्फ जिंदा बची बल्कि कोई उसको मज़ीद खराश नहीं आने दी। और सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन ये थी कि सक्सेस तो वहाँ मलबे में ये भी होती है कि आप डेड बॉडी को रिकवर कर लें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने ज़िंदा को एक्सेस किया, उसके बाद जो ऑपरेशन किया उसके बाद उसको ज़िंदा निकाला। और इस तरह ये नहीं बल्कि हमारी टीम ने 15 लोगों को वहाँ पे तुर्की के ऑपरेशन में एक के बाद दीगरे ज़िंदा निकाला, सेंसर लगा के लोकेट किया कि इस यहाँ से आवाज़ आ रही है, इस बिल्डिंग में ज़िंदा। तो वो एक होप जो क्रिएट हुई पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में, उसने बहुत पुराना रिश्ता था तुर्की के साथ जो खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, वो उसको रिवाइव किया। और एक अच्छा जो एक ब्रदरहुड है ना, वो उसमें टीमें तो बहुत आई थी पूरी दुनिया से, 80 से ज़ायद टीमें वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन ये जो था इसने रिवाइव किया पे खेल के उनके लिए काम किया, तो जाहिर है वो याद तो ये एक इस लिहाज से। लेकिन बहरहाल बहुत मैं कहती हूँ कि ऐसा डिज़ास्टर था जो मैंने अपने मुल्क के बाद उधर देखा था। लेकिन हमें खुशी और इत्मीनान ये था कि हम दूसरे दिन ही पहुँच गए और हमने जो ऑपरेशन करना शुरू किए शुरू में, पहले हफ्ते में एक के बाद एक हमें जिंदा बंदे को जब हम निकालते थे ना तो हमारा खुद मोराल बहुत बूस्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम इंसान दीवा ये चीज़ नहीं कर सकता। एक तो ट्रेनिंग नहीं होती, पता नहीं होता कि क्या सही तरीका होगा कि जो शख्स ऑलरेडी फंसा हुआ है उसे हम सेफली कैसे निकालें कि उसका कोई जो है डैमेजेस मजीद ना हो, कोई माजूरी ना हो जाए। तो रेस्क्यू के जो लोग हैं उनकी कोई बाकायदा ट्रेनिंग होती है, स्टेमिना बिल्डअप किया जाता है, साइकोलॉजिकली भी कुछ सेशंस होते हैं आपके कि भाई आपने ऐसी सिचुएशन में पहले तो खुद परेशान नहीं होना। इमरजेंसी सर्विस जब भी कोई नया बंदा नया रेस्क्यू और इंडक्ट होता है वो किसी भी स्केल में हो सकता है, वो उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के हवाले हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे ही उसने रहना है, वहाँ पे ही उसने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा। वहाँ पे सिमुलेटर्स बने। दिस इज़ अ पर्पस बिल्ड अकेडमी जो कि जनूबी एशिया में पहले इसलिए तस्वर की जाती है कि इसी की टीम ने यूएन से सर्टिफिकेशन ली। वहाँ पे आपको नहर भी मिलेगी, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल लेक भी है, वहाँ पे पूल भी है, वहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स का स्ट्रक्चर भी है, वहाँ पे फायर फिट के लिए टावर भी है। और उन तमाम में हर शोबे के जो ट्रेनिंग वो लेता है रेस्क्यूअर, जब वो 6 माह के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो तमाम चीज़ों के अंदर ख़ुद को एग्जिबिट कर सके, तो उसको सिनेरियो बेस्ड उसकी एवेल्यूएशन होती है।
वो उस एक जो मोक आप समझ लें कि मोक ऑपरेशन से वो बार बार गुजारा जाता है। स्किल्स भी दी जाती हैं और फिर उसने इंसिडेंट को कमांड, अगर वो ऑफिसर लेवल पे है तो फिर उसने एक इंसिडेंट पे पहुंचा है, उस पर कमांड कैसे करनी है, उसमें दर्जाबंदी कैसे करनी है, मरीज़ों की करवानी है, प्रायोरिटी सेट कैसे करते हैं, क्रू से काम कैसे लेते हैं, फिर उनको शिफ्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हॉस्पिटल अगर शिफ्ट करना है तो किस पेशेंट को पहले करना है, क्योंकि यूजुअली आप देखते होंगे कि डेड बॉडीज़ पड़ी हों तो सारे पैनिक क्रिएट होता है, जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सिखाया जाता है कि आप ये देखें कि डेड बॉडीज़ तो हैं लेकिन जो डेथ होने वाली है उनको आप बचा सके ना, तो वो अगर लेट भी शिफ्ट हो जाए जो ऑब्वियस डेड हैं तो वो कोई बात नहीं, वो ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन जो जिंदा लोग हैं, सांसें ले रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, हार्ट उनका रुक गया है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, उनको जल्दी पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो अकेडमी उसमें ट्रेनिंग देती है और वो पास आउट होते हैं, वैल्यूएशन का एक सख्त क्राइटेरिया है जिससे उसे गुजरना पड़ता है और फिर उनको भेजा जाता है। अब तक इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पूरे पाकिस्तान से 22,000 से ज़ायद रेस्क्यूज़ की तरबियत हो चुकी है। और ये क्रेडिट पंजाब को जाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में ना सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, AJK, गिलगित बिल्तिस्तान और अब कराची की भी लोग वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। सिंध की जो बैच अब है अंडर ट्रेनिंग, सिंध और बलूचिस्तान का बैच इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि ख़वातीन को वैसे तो हम हर शोबे में देखते हैं, लेकिन रेस्क्यू जो एक ऐसा प्रोफेशन है, ज़ाहिर है एक जान लड़ाने वाला काम है, सख्त काम है, मुश्किल काम है। कहा जाता है कि सिन्फ़े नाजुक, ख़वातीन बड़ी कमज़ोर होती हैं सेंटिमेंट्स के हवाले से, जज्बाती तौर पे भी कमज़ोर होती हैं और फिज़िकली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो ख़वातीन का आप कितना रुझान देख रही हैं कि वो रेस्क्यू को एज आ प्रोफेशन ज्वाइन कर रही हैं? देखिए, जिस वक्त मैंने सर्विस ज्वाइन की थी ना, इट्स बिन 18 ईयर्स नाउ ना, तो उस वक्त मेरा बैच था लड़कों का 900 प्लस और लड़कियां हम 4 थी सिर्फ। तो हम ऐसे जब पूरा बैच पीछे एक दफ़ा मुड़ के देख ले तो कॉन्फिडेंस चेक होने के लिए बात काफ़ी होती है ना। और फिर आपने 4:30 आपने ग्राउंड में होना है अर्ली मॉर्निंग, आपने जाके रनिंग भी करनी है, 1 माइल भी पास करना है, आपने टावर पे भी चढ़ना है, आपने टावर से छलांगे भी लगानी है, आपने सारी मतलब वो एक सेट ट्रेनिंग पैटर्न है ना। उस वक़्त ये वाकई हमने एक ट्रेंड सेट किया था कि जो वो फील्ड्स हैं जिसमें लड़कियां नहीं आ सकती उसमें लड़कियां आएँ। असल में हम थोड़े कोई ओवर एम्बिशियस किस्म की लड़कियां थी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और जब हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें फील हुआ कहीं कहीं जब ना ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन ये वो आप समझे कि फ़ीमेल को जैसे एक करके भेज देते ना जब रुखसत करके, तो उसे कहते तुम्हें उधर रहना है, तो इट बीन लाइक दैट कि हम कमरे में सोचती जिस वक्त ब्रेक होती थी बहुत दफ़ा ख्याल है नहीं ये छोड़ के चले जाते हैं, ये तो बहुत टफ है, ये तो लड़कों का काम है, ये तो लड़कियों से रिलेटेड नहीं। लेकिन फिर एक थॉट आती थी कि नहीं, अगर आज हम भी छोड़ के चले जाते हैं जो इतने बोल्ड अपने आप को समझते हैं और अच्छे उससे एजुकेशन से आए थे, फिर जो बाकी लड़कियां तो नहीं कर पाएंगी। तो वी थिंक वी आर ट्रेंड सेटर्स एंड ना सिर्फ उसमें ट्रेंड सेट किया बल्कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट की, दैट वाज अ रिग्रेस ट्रेनिंग। मैं कहती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग इस लिहाज से भी लंबी थी, उस वक्त 9 माह की वो ट्रेनिंग थी कि उस वक्त ना स्टेशंस नहीं बने हुए थे। अच्छा। तो जब तक स्टेशंस बन रहे और कंप्लीट हो रहे तो हमारी ट्रेनिंग लंबी होती जा रही थी। तो वो सारी जो सख्तियाँ थी ना, वो टफेस्ट जो इन्वायरमेंट था ना, वो उसने एक्चुअली हमें कॉन्फिडेंस दिया और स्किल्स भी हमारी उसी वजह से थी। फिर उसके बाद जिस वक्त हम ऑपरेशन में थे गए तो फिर भी एक्चुअली वो जो कॉन्फिडेंस आपको एकेडमी देती है स्किल्स के ऊपर, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है फील्ड में खड़े होने के लिए। फिर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट भी डील किए, क्रॉस फायरिंग में बॉम्ब ब्लास्ट किए, मैंने एयर क्रैश में भी रिस्पॉन्ड किया, मैंने तुर्की का अर्थक्वेक में भी आपने ऑपरेशन देखा है। तो फिर आपको नहीं, फिर आप अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट, फिर आपके जो आम लड़कियों के मसाइल होते हैं वो आपके मसाइल नहीं रहते, ना ही आप आम लड़कियों की तरफ खुद को समझते हैं। फिर आपका जो फोकस होता है ना, अगर ब्लास्ट हुआ है तो मेरा फोकस नहीं है कि मैं ब्लड देख के बेहोश होंगी, मेरा फोकस है कि मेरे जो जिंदा लोग हैं, जख्मी लोग हैं, उनको जल्दी फर्स्ट एड कैसे करानी है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, इंसिडेंट को वाइंड अप कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे कंपाइल करनी है, तो उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करना है। तो वो आपकी जो तरबियत होती है इदारा करता है और फिर इदारा जिस वक्त ऐसे लोग जो होते हैं एम्बिशियस उनको मौके भी देता है। तो आई एम थैंकफुल टू माई ऑर्गेनाइजेशन कि फिर मुझे ना बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी मौके दिए सीखने के, मेरी ट्रेनिंग जो हुई है। लड़कियों के लिए, हमारी जो बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, कॉलेज स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए आप ज़रा उनको बताएं ताकि वो समझ पाएँ
कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और क्या तरीकाकार है, किस तरह से वो रेस्क्यू को या इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती हैं, क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, इसमें ना इसका पहली बात है, जैसे एनटीएस से शुरू में स्टार्ट हुआ था, ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो फिर बाकायदा एक कंपटीशन होता है, जो भी टेस्टिंग सर्विस होती है वो इसका एग्ज़ाम्स वगैरह सारा कंडक्ट करती है। तो एक थर्ड पार्टी टोटल प्रोसीजर्स हैं। अभी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस इस बार हमारे साथ है। तो जब न्यूज़पेपर में आता है वो स्केल वाइज आता है। अगर आपने एम्बुलेंस के अंदर एज पैरामेडिक स्टाफ काम करना है तो मैट्रिक विद पैरामेडिक जो डिप्लोमा है वो है। कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन है तो कंट्रोल रूम क्या है। अगर आपने ऑफिसर लेवल पे आना है तो आप डॉक्टर या इंजीनियर्स हों या किसी स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में हो, तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया आप उधर पहले देखें किस में आप फिट इन होती हैं। उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होता है, आपकी रनिंग का टेस्ट भी होता है, बाकी कुछ टेस्ट सेट दिया हुआ है, वो टेस्टिंग सर्विस आपकी कंडक्ट करती है। अगर आप वो करते हैं फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, उसमें आपको शायद और टाइम में भी निकलना पड़े। आपको सम टाइम आपको ऐसा पेशेंट मिल जाए कि वो ड्रंक हो, आपने उसको भी फेस करना है, तो आपका अपना जो एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स दैट जॉब है कि नहीं है, वो आप उस तमाम प्रोसेस से जब गुजरते हैं फिर आप ट्रेनिंग में आ जाते हैं एकेडमी के अंदर। जब एकेडमी में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसमें मेडिकल की है, उसमें फायर फाइटिंग की है, उसमें वाटर रेस्क्यू की है, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू की है, उसमें रेस्क्यू फ्रॉम हाइट है, वो एक कॉम्बिनेशन पूरा आपने कंप्लीट करना है। अगर आप वो कंप्लीट करके अच्छे उसमें पास आउट होते हैं तो देन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और अपनी एरिया की मैपिंग करते हैं, और फिर मैपिंग करके फिर आपको कंट्रोल रूम के हैं तो कंट्रोल रूम में लगते हैं, ऑपरेशन के हैं तो आप गाड़ियों पे लगते हैं, ऑफिसर रैंक पे तो आपको अपनी ऑफिसर के लेवल की जॉब करनी पड़ती है। तो इस तरह से तो लेकिन ये मैं एक बात सब बच्चियों से कहूँगी, खास तौर पे फीमेल से, लड़के तो आते हैं उनको पता भी चल जाता है, लड़कियाँ यूनिफॉर्म में किसी भी फीमेल को देख के बड़ी एम्बिशियस हो जाती हैं, जबकि उनके घर वाले उनको परमिशन नहीं दे रहे होते या उनके इन लॉज उन्हें परमिशन नहीं दे रहे होते। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एजुकेशन इन लाइन विद दैट है। नंबर 2, आप जब आएंगे तो आपने ये तो नहीं कहना अच्छा नहीं मैं तो फीमेल हूँ, मुझे 4 बजे तक काम करना है, मैं शिफ्टों में नहीं कर सकती, तो किसी लड़के की ड्यूटी लगा दें। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, एक दावा करते हैं कि शाना बशाना काम करने का, तो देन यू हैव, ये जॉब इस तरह की नहीं है कि इसमें आप बैठी रहेंगी पीछे और दूसरा करेगा, आपने अपना काम खुद करना है, खुद आपको फील्ड में काम करना है। आप वही लड़कियां हैं जो कि मतलब अपने घर की और एजुकेशन की और सपोर्ट, ये सारी चीजें इन लाइन है विद दैट जॉब। आप जब सिलेक्शन करते हैं ना तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलें जनाब, मज़ीद कुछ और क्वेश्चन हम दीबा से करेंगे, और हमारी जो बच्चियां हैं और जो जैसे कि दीबा कह रही हैं कि यूनिफॉर्म में देख के बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन जब काम करना पड़ता है फिर उन्हें याद आता है कि नहीं यार ये मैं तो इसके इन ड्यूटी आवर्स के अलावा काम नहीं कर सकती। कुछ मज़ीद सवालात हम लेंगे दीबा से और किचन की जानिब भी जाएंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पयाम रमज़ान में जनाब हमारे किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ आ रही हैं और गेस्ट हमारे साथ एक बहुत अहम मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 से इनका ताल्लुक़ है, एसपी हैं, और हम इनसे जान रहे थे कि किस तरह से हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं इस वक्त जो एक हमारी यंग जनरेशन है वो कैसे ख़ासकर लड़कियां इस महकमे को ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं रेस्क्यू के, ज़्यादातर कॉल्स या कंप्लेंट्स आपको किस जो है वो टाइम पीरियड में ज़्यादा आते हैं? अभी जैसे आजकल रमज़ान है तो सड़कों पर रश बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रोज़ा होता है, लोगों का थोड़ा सुकून होता है, तो आजकल ज़्यादा नहीं होता होगा ना? नहीं, ये जो ऑफिस से वापस जाने का टाइम होता है या शाम में होता है, इस टाइम पे कॉल्स बढ़ जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, वाक़यात भी इस तरह के होते हैं, लेकिन रूटीन में जो हमें इमरजेंसीज़ की तादाद ज़्यादा होती है, जो तशवीशनाक है वो है रोड ट्रैफिक क्रैशेस की। अच्छा, क्योंकि रोड ट्रैफिक क्रैशेस रोज़ाना 1000 से ज़ायद, 1100 से ज़ायद सिर्फ पंजाब में हम डील कर रहे होते हैं, और उसमें बीच 500-600 बंदा ऐसा होता है जिनको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी फ़र्स्ट एड एट द स्पॉट भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई इतनी चोटें होती हैं कि उन्हें हॉस्पिटल लेके, और तकरीबन 10-11 लोगों की डेथ होती है डेली रोड ट्रैफिक क्रैशेस में। और जब उस पर हमारा अगर इमरजेंसी का अदादोशुमार आप देखें तो ज़्यादातर वाक़यात मोटर बाइक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप अपनी उस पर फर्दर स्टडी करके हमने देखी तो इसके जो प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरत है, जिसमें अगर हम उसकी मोटर बाइक की स्पीड कम कर दें 50
किलोमीटर पर आवर कर दें तो वी सही। कैन प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। सही सही इसी तरह से जिस वक्त ये गैस वगैरह की लोड शेडिंग शुरू होती है तो आप रात को जब सोते हैं तो सारे अप्लाइंसेस वगैरह अपने बंद करके सोएं, क्योंकि ऐसे वाक़यात की वजह से भी कोई विंटर में ब्लास्ट ज़्यादा होते issues, हैं, बिल्कुल। सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं और बाकी चीज़ें जिसकी वजह से भी हादसात हो रहे हैं, बिल्डिंग्स भी गिर रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा दीबा के रेस्क्यू के वो अहलकार जो अपनी ड्यूटी लाइन में खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, कोई जिस्मानी माजूरी आ जाती है या जान चली जाती है, उनकी फैमिलीज़ को जो उनके लवाहिकीन हैं उन्हें किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाता है? फिर उसके 2-3 तरीके हैं गवर्नमेंट के तरीक़ों के मुताबिक। उनको पहली बात है उनके किसी लीगल हेयर को जॉब भी दी जाती है, उनको डबल कंपनसेशन भी मिलती है। सही। और अगर कोई फीमेल है इस तरह की तो 17A के तहत उसको घर बैठे हुए पूरी सैलरी मिल रही होती है जब तक उसका 60 साल का टाइम उसके हस्बैंड का वो पूरा होना है या 25 साल की सर्विस। तो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें, और हम उसकी हर साल भी उनकी घरों को विज़िट करना, उनकी फैमिली की टेक केयर करना, एजुकेशन में मुख्तलिफ अच्छे स्कूलों के साथ भी MOUs किए हुए होते हैं जिसमें उनकी फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे कंपनसेशन, 100% कंसेशन, इस तरह की चीज़ें दिलवाई हुई। सही सही। जनाब दीबा से तो हमने पूछा कि किस तरह से वो रेस्क्यू में काम कर रही हैं, उन्होंने किस जज्बे के तहत ज्वाइन किया था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें से जो हमारी बच्चियां हैं वो कैसे इस फील्ड की तरफ आ सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने उन नन्हे दोस्तों की जानिब जिनमें से कुछ का रोज़ा है और उनकी रोज़ा कुशाई भी करवानी है, लेकिन अभी इफ्तार में कुछ टाइम है तो उनसे जाके कुछ गपशप कर लेते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। तो बच्चों बताएं रोज़ा किस किस का है आज? मेरा और मेरी बहना का। अच्छा, और आपकी बहन का और भैया का नहीं है? हाँ, इसको तो मैं देखा था, इसने भी पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया था अपना थोड़ी देर पहले ही। अच्छा, तो कोई नात सुनाना चाहोगे? कोई नात आती है? हाँ सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सदा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। वाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छी नात पढ़ी आप लोगों ने। आपको कोई पोइम आती है? पोइम बहुत शाय लग रही है। नहीं। अच्छा अच्छा, वो भूल गए शायद बच्चे। सब है मदीना नहीं, लेकिन जन्नत मदीने में मौजूद है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप लोग ये पूरे रोज़े हैं? जी। और इसका नहीं है अभी आपने बताया? जी, इसने थोड़े थोड़े रखे हैं। तो किस तरह से क्या खाया था आज सहरी में? भूख नहीं लगी थी सारा दिन आपको? अभी थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही थी, अभी थोड़ी लग देर रही पहले। है। अच्छा, और आपको, आपने क्या खाया था? क्या पसंद है? सहरी हाँ। दही पराठा। पराठा। अच्छा, बच्चे तो भी पराठा खा के सहरी कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों से गुफ्तगू और गपशप हमने की और किचन की जानिब भी बढ़ेंगे, देखेंगे कि बच्चों की इफ्तार के लिए महविश ने क्या रेडी करके रखा है। तो एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। क़याम रमज़ान का किचन जो है वो रेडी है, बल्कि रेडी क्या, हम तो सब रेडी कर चुके हैं। महविश ने तो किचन समेट भी लिया है हमेशा की तरह। तो महविश, आज का मेन्यू मुझे बताएं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कुछ आप बोनलेस चिकन की बात कर रही थी लेकिन मैं बेसिकली भूल गई हूँ कि आज क्या मेन्यू। आज मैंने बनाया है बटर चिकन, या इसको आप बटर चिकन कढ़ाई भी कह सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ मैंने बनाई है क्रीमी फ्रूट चाट, और उसी के साथ साथ बनाया है चॉकलेट कुकी शेक, जो कि बच्चों के लिए स्पेशल फेवरेट होता है। बिल्कुल सही बात है।
तो बटर चिकन में मैंने लिया है बोनलेस चिकन है 1 किलो, इसको मैंने क्यूब कटिंग में कट कर लिया है। टमाटर का पेस्ट है 3 खाने के चम्मच, मक्खन है 4 खाने के चम्मच, क्रीम है 1 कप, लहसुन चॉप किया हुआ 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला है 1 चाय का चम्मच। और उसी के साथ है प्याज 2 लिए हैं बारीक कटे हुए, टमाटर 2 लिए हैं बारीक कटे हुए, धनिया लिया है चॉप किया हुआ हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी है 1 खाने का चम्मच और खीरे लिए हैं थोड़ा सा गार्निश के लिए 3 अदद। अच्छा, तो आप खीरे के अलावा वैसे और भी कोई वेजिटेबल साथ में सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो कढ़ाई में बटर लिया, बटर लेने के बाद मैंने उसमें जो गार्लिक है और अनियन है उसको मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन को डाल दिया। चिकन के साथ ही जो हमारा टोमेटो पेस्ट है उसको हमने फ्राई करना है। अच्छा जी बिल्कुल, इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसको फ्राई ना किया जाए तो इसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपने टोमेटो पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद जितने भी मसाला जात हैं वो आपने ऐड किए। और मैंने तो इसमें वैसे थोड़ी सी मैंने जो क्रीम है वो ऊपर से भी डाली है, लेकिन मैंने हाफ जो क्रीम का जो कप है वो मैंने इसके अंदर भी डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, दूध भी ऐड कर सकते हैं। उसको लेके मैंने इसको दम पर रख दिया। जैसे ही ये मतलब चिकन जो है हमारा जो गल गया है और इसको मैंने अच्छे से भून के मैंने डिश आउट कर लिया और क्रीम के साथ, कुकम्बर के साथ और धनिया के साथ इसकी मैंने गार्निश कर दी। ऑलराइट। जो सेकंड रेसिपी है बहुत ही इजी है, बल्कि हर घर में बनती है, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी इसको ज़रूर ट्राई करें। क्रीमी फ्रूट चाट है, इसमें मैंने सीजनल फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने इसमें लिए हैं केले 6 अदद, स्ट्रॉबेरीज लिए हैं 8 से 10 अदद, सेब लिए हैं 3 अदद, कीवी ली है 3 अदद, पास्ता बॉयल लिया है। आप पास्ता कोई भी शेप में ले सकते हैं, किसी भी शेप। हाँ जी, वो लिया है तकरीबन 1 कप। चीनी लिए हैं 4 चम्मच। आज मैंने चीनी इसमें ऐड की है क्योंकि ये स्वीट है, तो बच्चे हैं ना, तो बच्चों के लिए तो स्वीट होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ क्रीम है 1 कप है, मायोनीज़ के 5 चम्मच हैं। सबसे पहले हमने क्रीम, मायोनीज़ और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, शुगर ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी तो जितने फ्रूट्स हैं उसको कट करके आपने ऐड करना है, लेकिन आपने इसमें स्ट्रॉबेरीज कट करके ऐड नहीं करनी। अच्छा। बिल्कुल, देखिए अगर मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज डालती हूँ तो वो अपना कलर उसका निकल आता और सारी जो चाट है उसका कलर बड़ा अजीब सा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम बाहर से फ्रूट चाट लेते हैं तो उनके अगर कलर अजीब हो तो खाने का दिल नहीं करता। बिल्कुल। तो ऐसे फल जो जिनका जो रंग है बहुत ज़्यादा निकलता हो तो आपने कोशिश करनी है कि उनको आपने या बेस में लगा देना है या टॉप पे लगा देना है। मैंने स्ट्रॉबेरीज को टॉप पर रख दिया, गार्निश कर दिया और उसको बेस के ऊपर लगाकर मैंने क्रीमी फ्रूट चाट को मिक्स करके उसके डिश में पोर कर दिया। अब जनाब आ गई है बच्चों के फेवरेट शेक की चॉकलेट कुकी शेक। इसमें मैंने लिए हैं कोई भी स्वीट बिस्किट लिए 6 से 7 अदद, दूध का गिलास लिए 2 अदद, चॉकलेट सिरप है तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे और बाकी मैंने ग्लासेस की गार्निश की है। वनीला आइसक्रीम है 4 स्कूप और बर्फ़ हस्बे ज़रूरत है। आपने इस सबको ब्लेंडर में डालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है और ग्लासेस को आपने चॉकलेट सिरप के साथ गार्निश करनी है। कोशिश करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है जिसकी वजह से ये मेल्ट हो गया। अगर आप ग्लासों को फ्रीजर में रखते हैं सर्व करने से पहले तो चॉकलेट की जो चॉकलेट स्टे कर जाए उसकी गार्निश बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो अपना शेक है उसको पोर कर दिया। और इसी के साथ साथ बटर चिकन के साथ हमने सबरोसों के जो पराठे हैं, आज हमने पराठे बनाए हैं। अच्छा, हमने कहा कि अलग से कोई राइस या कुछ बनाने की, वैसे तो बटर चिकन के साथ आप राइस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन आज हमने स्पेशली सबरोसों के पराठों को यूज़ किया। ऑलराइट। तो जनाब जो आप बटर चिकन कढ़ाई आपने बनाई है, आपने इसमें क्रीम भी यूज़ की महविश और इसको आपने बनाया भी जिस तरह से, तो ये काफ़ी हैवी सी नहीं हो जाती होगी? अच्छा, और फिर पराठा भी है साथ में। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सबरोसों के पराठे में ना एक खसूसियत है, वो ये है कि मुझे सबसे पहले मैंने पराठा जब मैंने इसको बनाना शुरू किया तो मैंने लाइट सा इसमें कश्मीर कुकिंग ऑयल डाला, लेकिन जो बाकी 4 पराठे हैं मुझे उनमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑटो ही उसके अंदर मतलब इतना ऑयली था कि मुझे उसको एक्स्ट्रा टॉपिंग पे विदाउट ऑयल भी आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। अपने अंदर और ये जितने भी मैंने पराठे कुक किए हैं ये विदाउट ऑयल के हैं, क्योंकि आज जो हमारी बटर चिकन है थोड़ा सा हैवी मील है, तो उसके साथ मैंने बहुत वो जो ग्रीसी पराठे नहीं रखे हैं। तो बेशक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो बटर चिकन है इसके अंदर बटर भी है, इसमें क्रीम भी है, मैंने इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है, तो ये एक फुल प्रॉपर एक हैवी मील है। आप इसको अफ्तारी में भी खा सकते हैं, आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं पराठों के साथ। तो बच्चों से भी थोड़ा पूछ लेते हैं महविश, आपने आज जनाब आपके लिए चॉकलेट शेक बना है, तो क्या पसंद करोगे, कढ़ाई खाओगे, फ्रूट चाट या शेक पसंद है? शेक। सिर्फ शेक पियोगे रोज़ है भाई, कुछ खाओगे भी तो सही। जी।
क्या खाओगे जो उन्होंने बनाया है? चाट बनाई हुई, क्रीम चाट है। क्रीम चाट बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। बहुत पसंद होती है। बाकी से भी पूछ लो वही बताया जा रही है। क्या पसंद है आपको, क्या खाओगे? मैं कढ़ाई। वो कढ़ाई खाएगी। वेरी गुड। और वो छोटू से भी कढ़ाई। और ये सिर्फ इसे नींद आई हुई है बेचारे को, मुझे बहुत ज्यादा वो बेचारा वो क्लमजी हो रहा है। अच्छा जी, वो पराठा खाएगा और एक बच्चा कढ़ाई खाएगा और एक को शेक चाहिए। यानी कि मेरा जो पूरा मेन्यू आज बना है वो बच्चों को बहुत पसंद है। फ्रूट चाट जो है वो सभी खाएंगे। तो जनाब हमारा किचन तो रेडी है और नन्हे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी फेवरेट जो डिशेज़ हैं वो भी बता दी हैं कि किसको क्या पसंद है। आपके बच्चों को क्या पसंद है, आई बिलीव कि वो भी आपके किचन में बन रहा होगा। तो जनाब हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि इफ्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।